क्या दोस्तों आपको पता है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस गांव में ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी किसको कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस कब मनाया गया? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है और हर क्वेश्चन से जुड़े लल्लन टॉप क्वेश्चन भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में 2 कोविड सर्किट गलियारों का ऑनलाइन उद्घाटन किसने किया? हाल ही में 2 कोविड सर्किट गलियारों का ऑनलाइन उद्घाटन किया है हेमंत सोरेन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। लेकिन हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है, इमेज में आप देख सकते हैं। और उन्होंने हाल ही में 2 कोविड सर्किट गलियारों का उद्घाटन किया। तो यह गलियारों का उद्देश्य क्या है? सक्रिय कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन समर्पित बिस्तरों की कमी को दूर करना। और हम सबको पता है कि पूरा भारत देश ऑक्सीजन की कमी के कारण जूझ रहा है और इसलिए हमारे भारत देश में बहुत सी कंपनियों ने, जो हमारे फर्टिलाइजर्स कंपनी थी, तो वहां से भी हमने मेडिकल लाइन में ऑक्सीजन मंगवा लिया है। तो पिछले 20 दिनों में झारखंड में ऑक्सीजन बेड की संख्या को 2500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हमारे झारखंड राज्य में यह 2500 जो ऑक्सीजन बेड थी उनकी संख्या को बढ़ाकर कर दिया है 10,000। तो यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है झारखंड सरकार की ओर से। और 2 कोविड सर्किट गलियारों की बात करें तो एक है रांची सर्किट गलियारा। रांची सर्किट के गलियारों में रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहारडगा, खूंटी, रामगढ़ और लातेहार जिले शामिल है। जबकि पूर्वी सिंहभूम सर्किट में जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा और चाईबासा जिले शामिल है, जिनमें हाल ही में ऑक्सीजन समर्थित बेड की उच्च मांग देखी गई और इसीलिए झारखंड सरकार ने यह कदम उठाया है। और आप मैप में देखिए कि यह है झारखंड और बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर यह झारखंड राज्य का गठन किया गया है। और जिसके अगल बगल में यहाँ पर है बिहार, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों से सटा हुआ है यह झारखंड। और झारखंड के लल्लन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो मसाले की खेती झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? पलामू जिले में। और किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? अनुसूचित जाति के सबसे अधिक लोग निवास करते हैं पलामू जिले में। तो दोनों क्वेश्चन का सही आंसर है पलामू। और भी क्वेश्चन में आज आपको बताने जा रहा हूं कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वो यह झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। और बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहां स्थित है? तो यह झारखंड की कैपिटल रांची में स्थित है। दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य युग्म का चयन करें। तो दोस्तों कल ही हमने महावीर जयंती मनाई और इसीलिए यह क्वेश्चन हमने सेट किया है। तो यहां हमें सोचना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो असत्य है। तो चारों ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही। महावीर के पिता सिद्धार्थ वो ज्ञातृक कुल के थे, बिल्कुल सही। महावीर की माता का नाम त्रिशला और त्रिशला चेटक की बहन थी, यह फैक्ट भी बिल्कुल सही है। और महावीर की पत्नी थी यशोधरा, यहाँ कुछ गलत है, यानी कि हमें असत्य युग्म मिल गया है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, महावीर की पत्नी यशोधरा नहीं। तो नाम क्या है आपको याद है?
वो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आपको याद है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था। और यहाँ महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी से जुड़े कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में पूछ लिया गया था कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जमाली। कौन? जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। और दोस्तों महावीर स्वामी से जुड़े 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं, जैसा कि CDS 2014 की एग्जामिनेशन में महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, बिल्कुल सही। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, तो यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, तो यहां कुछ गलत है, क्योंकि यह क्वेश्चन का सही आंसर आता है ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सेंटेंस सही थे। और यह दोस्तों 2014 की CDS एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। और UPSC 2003 में भी महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यह क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। यहां 3 सेंटेंस दिए गए थे कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो कौन सा कथन सही है वो हमें यहां चयन करना है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो यहां कौन सा कथन सही था? ऑप्शन सी नंबर। केवल 3 नंबर का सेंटेंस सही था। तो यह तीनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए थे। तो हमें महावीर स्वामी से जुड़े कुछ फैक्ट याद रख लेने हैं, जैसा कि महावीर स्वामी का गोत्र कश्यप था। क्या? इसका गोत्र कश्यप था। और महावीर स्वामी जी का जन्म कहां हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। कब हुआ था? ईसा पूर्व 540 में हुआ। और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ओके। और दोस्तों आगे मैं बताऊं तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जो एक अयोध्या, एक यानी कि प्रियदर्शना का एक और भी नाम था अयोध्या। और प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था और जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। तो आपको इतने फैक्ट याद रख लेने हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा, ओके। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किसने किया है? जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह घोषणा की है कि 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। कब से कब तक? तो 19 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक यह जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। हालांकि पहले की ही तरह होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। और दोस्तों यह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि मजदूरों का पलायन रोकने के लिए राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रखने का फैसला किया है। यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी जारी रहेगा। और इंडस्ट्रीज को भी इस जन अनुशासन पखवाड़े से छूट दी गई है। तो यहाँ इंडस्ट्रीज और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जारी रहेगा। और यह डिसीजन लिया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो राजस्थान से जुड़े हुए कुछ ललन टॉक क्वेश्चन की बात करें तो सैनिकों की कुल देवी किस माता को कहा जाता है? तो तनोट माता को। और तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। और राजस्थान की वैष्णव देवी किसको कहा जाता है? अर्बुदा देवी को। और राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है? राजस्थान में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। और भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है? तो यहां देख सकते हैं दोस्तों, बारीक नक्काशी काम वाला यह दिलवाड़ा मंदिर सिरोही जिले में स्थित है। और राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? यह 2.5 दिन का झोपड़ा इमेज में देख रहे हैं वो अजमेर में स्थित है। दोस्तों कैसा फील हो रहा है? अच्छा, ओके। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
निम्न में से किस राज्य के मछुआरों द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने की योजना का विरोध किया गया? हाल ही में ओडिशा राज्य के मछुआरों द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने की योजना का विरोध किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा राज्य। तो इश्यू क्या सामने आया है? हाल ही में ओडिशा सरकार की 5 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की योजना का मछुआरों द्वारा विरोध किया गया था और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि का उपयोग मछुआरों द्वारा अपनी नौकाओं हेतु लंगर डालने के लिए किया जाता है, इसीलिए मछुआरों ने यह विरोध किया है। और ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है? तो ब्लू फ्लैग समुद्री तटों को विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट माना जाता है, यानी कि जिस भी समुद्र तट को यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाता है वो विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्री तट कहलाता है। और ब्लू फ्लैग विश्व के मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पर्यावरण लेबल में से एक है जिसे समुद्र तटों, मैरीन और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है। तो क्या दोस्तों आपको पता है हमारे भारत देश में कितने ऐसे समुद्री तट है जिसको ऐसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुए हैं? तो देखो भारत में 8 समुद्री तट है जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। और यहाँ इमेज में पढ़िए क्या लिखा है? शिवराजपुर बीच। तो शिवराजपुर बीच किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो गुजरात के शिवराजपुर के यह समुद्री तट को भी इस तरह का ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। इसके अलावा दमन व दीव का घोघला द्वीप जहां पर हमारे राष्ट्रपति गए थे, कर्नाटक का कासरकोड, कर्नाटक का एक दूसरा भी तट है जिसका नाम है पदुबिद्री तट। और इसके अलावा हमारे भारत देश के और भी 4 ऐसे समुद्री तट है जिसको इसी तरह का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हो। तो केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा और ओडिशा का गोल्डन बीच। और यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है? कांग्रेचुलेशन पूरी, ब्लू फ्लैग गोल्डन बीच को मिल गया है। और राधानगर तट जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो ऐसे दोस्तों 8 समुद्री तटों को हमारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। और यहाँ जिक्र किया गया है ओडिशा राज्य का। तो आप मैप में देखिए कि यह है ओडिशा राज्य। और ओडिशा राज्य कितने राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है? तो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर दोस्तों कौन सा राज्य? झारखंड, यह छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों से सटा हुआ ओडिशा राज्य। और ओडिशा राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री हरे कृष्ण महताब जी ओडिशा राज्य के पहले मुख्यमंत्री। और ओडिशा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? जॉन ऑस्टेन हुबेक। क्या नाम है? जॉन ऑस्टेन हुबेक। और ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। ओडिशा राज्य का प्राचीन नाम था कलिंग। दोस्तों कैसा फील हो रहा है? ओके, वेरी गुड, लाइक कीजिए। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी थी? 1984 में। और ओडिशा में 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस। मैंने कई बार बताया है। और ओडिशा उच्च न्यायालय ओडिशा किस राज्य यानी कि शहर में स्थित है? तो ओडिशा हाईकोर्ट ओडिशा के कटक शहर में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 5वां क्वेश्चन, बोआओ फोरम फॉर एशिया की स्थापना के कितने साल पूर्ण हुए? हाल ही में बोआओ फोरम फॉर एशिया की स्थापना के 20 साल पूर्ण हुए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 साल। और यहां पर पढ़िए BFA इस वर्ष अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। और हाल ही में दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में कितने लोगों ने शिकस्त की? तो देखो बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021, इस फोरम में 60 से अधिक देशों से आए 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और भारत भी इस सम्मेलन का एक पार्ट है यानी कि सदस्य कंट्री है। तो इस फोरम का इस वर्ष का विषय क्या रखा गया था? अ वर्ल्ड इन चेंज इन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। इस फोरम का इस वर्ष का विषय रखा गया था। और इस फोरम का मुख्य एजेंडा क्या है?
महामारी के बाद के समय में आपसी समझ को मजबूत करना। और आगे बात करें तो बोआओ फोरम फॉर एशिया एक गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे वर्ष 2001 में 26 सदस्यीय राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था, जिसमें वर्तमान में 29 सदस्य है और भारत भी यह बोआओ फोरम फॉर एशिया का सदस्य कंट्री है और इसीलिए हमें यह बात याद रख लेनी चाहिए। छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 25 से 28। लेकिन यह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, जिसे शॉर्ट में हम USCIRF कह सकते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो इसकी वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को दूसरे वर्ष भी यानी कि 2020 में भी धार्मिक स्वतंत्रता का सर्वाधिक उल्लंघन करने के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि प्रमुख चिंता वाले देशों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और इसीलिए दोस्तों यह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है वो करंट अफेयर में आ गया। तो USCIRF के बारे में मैं आपको बताऊं तो USCIRF अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग है और USCIRF अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। और आगे बात करें तो हमारे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है और अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। और अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या प्रावधान है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय को लेकर स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने को लेकर स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 28 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए यह प्रावधान हमें याद रख लेने चाहिए। सातवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड देखभाल के लिए किस शहर में आइसोलेशन रेल डिब्बों की व्यवस्था की है? दोस्तों हमारे भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे ने भोपाल शहर में, किस शहर में? भोपाल शहर में आइसोलेशन रेल डिब्बों की व्यवस्था की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। और यहां इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। तो इसका मकसद क्या है? तो भारतीय रेलवे ने कोविड देखभाल सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल में आइसोलेशन रेल डिब्बों की व्यवस्था की है और भोपाल रेलवे स्टेशन पर करीब 20 आइसोलेशन कोच तैनात किए गए हैं जिनमें हल्के लक्षणों वाले कोविड रोगियों को रखा जा सकता है, यानी कि हल्के लक्षणों वाले कोविड-19 के रोगियों के लिए इसी तरह का प्रावधान किया गया है भोपाल रेलवे स्टेशनों पर। और कोच आइसोलेशन के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, यानी कि आइसोलेशन की सभी सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवा दी गई है और इन 20 रेलवे कोच में 320 बिस्तरों की व्यवस्था रहेगी और इसके अलावा अन्य 20 कोच हबीबगंज स्टेशन भोपाल में भी लगाए जाएंगे और प्रत्येक कोच में कम से कम 8 मरीजों को रखने में सक्षम होगा। और इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दोस्तों इसी तरह के कुछ प्रावधान किए गए हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ
जिक्र किया गया है भोपाल शहर का। तो भोपाल से जुड़े हुए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? भोपाल शहर में। RCVP नोरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहां स्थित है? RCVP नोरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भी भोपाल शहर में स्थित है। और देश की सबसे छोटी मस्जिद यानी कि 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहां स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं 2.5 सीढ़ी मस्जिद भी भोपाल शहर में स्थित है। ओके, आगे बात करें तो 8वां क्वेश्चन, अमित शाह ने गुजरात के किस गांव में ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया है? इमेज में आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों गांधीनगर के, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और गांधीनगर के कोलवड़ा गांव में ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया। इमेज में आप देख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलवड़ा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में गांधीनगर जिले के कोलवड़ा में कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में 280 PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। और यहां बगल में कौन खड़े हैं? तो बगल में हमारे गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी और साथ साथ हमारे गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित रहे। तो इस प्लांट से रोगियों को प्रति मिनट 280 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी, प्रति मिनट 280 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। और पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की योजना के तहत केंद्र सरकार ने गुजरात में 11 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी स्वीकृति दे दी है। तो यानी कि ऐसे 11 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे गुजरात में। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री इमेज में देख सकते हैं विजय भाई रूपाणी और गुजरात के उप मुख्यमंत्री है श्री नितिन भाई पटेल, वो भी इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां बात करते हैं गुजरात की, तो भारत के पश्चिम में स्थित यह गुजरात जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अपनी सरहद साझा करता है। और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य की राजभाषा कौन सी है? गुजराती। और दोस्तों गुजरात से जुड़े हुए और 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में गुजरात में कुल कितने जिले हैं? 33। और किस राज्य ने 196 वन ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा दिया? गुजरात राज्य ने। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में हेट क्राइम के विरुद्ध बिल किस देश की सरकार ने पारित किया? हेट क्राइम के विरुद्ध हाल ही में अमेरिका देश की सरकार ने एक बिल पारित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका देश। और हाल ही में अमेरिकी संसद के उच्च सदन यानी कि सीनेट ने एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह के निवासियों के विरुद्ध बढ़ रहे हेट क्राइम का मुकाबला करने के लिए एक बिल को मंजूरी दे दी है, यानी कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है यह अमेरिकन सरकार की ओर से। तो यह बिल अमेरिकी न्याय विभाग में हेट क्राइम की समीक्षा में तीव्रता लाएगा और पिछले वर्ष हुए हजारों हिंसक घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में स्थानीय कानून प्रवर्तन का समर्थन करेगा। और अमेरिका में पुलिस ने एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह के निवासियों के विरुद्ध हेट क्राइम की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की और इसीलिए अमेरिकी सीनेट ने यह कदम उठाया। और बात करते हैं अमेरिका देश की, तो इमेज में आप देख सकते हैं यह है अमेरिका, एक तरफ है कनाडा और यहां पर है मैक्सिको। और संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? अमेरिका का एक केनटकी, क्या केनटकी नामक एक राज्य है जिसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। और अमेरिका का औपचारिक नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। और अमेरिका की कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को प्रतिवर्ष अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और अमेरिका देश की करेंसी क्या है? USA डॉलर। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है बॉल्ड ईगल। और अमेरिका का राष्ट्रीय वृक्ष है ऑक ट्री, क्या ऑक ट्री। चलिए आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराने का फैसला किया है? दोस्तों 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाया जाने वाला है। और इसी के लिए हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है
कि वो अपने राज्य के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य की सरकार के कदम पर चलते हुए और भी राज्य घोषणा कर चुके हैं। तो तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य सरकार इसके लिए सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाएगी और 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी यह तेलंगाना सरकार। और दोस्तों तेलंगाना की बात करते हैं तो इमेज में आप देखिए, मैप में देखिए तेलंगाना किन किन राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है। तो यहाँ पर है दोस्तों यह छत्तीसगढ़, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों से सटा हुआ है यह तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य का गठन किस राज्य से किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य से। और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इन 4 करोड़ लोगों में वे सभी लोग भी शामिल हैं जो अन्य राज्यों से काम करने यहाँ आए हैं, यानी कि अन्य राज्यों से काम करने आने वाले यहाँ तेलंगाना राज्य में रुकने वाले सभी लोगों को भी कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? दोस्तों प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि कल ही 25 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 अप्रैल। और इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे की बात करें, हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को। और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। और इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन की 75वीं नहीं बल्कि 67वीं वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है। ओके, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में कोविरैप कोविरैप का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण किसने कर लिया है? कोविरैप का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण कर लिया है आईआईटी खड़गपुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, इंग्लिश में बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने कोरोना संक्रमण की जांच से संबंधित अपने प्रमुख उत्पाद यानी कि कोविरैप का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण कर लिया है। और कोविरैप आप कोविड-19 का जांच कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं और कितने वक्त में? मात्र 45 मिनट में आपको यह रिजल्ट देने वाला है। तो व्यवसायीकरण के माध्यम से यह पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद भारतीय बाजार समेत अंतरराष्ट्रीय बाजार में किफायती मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगा। नाम रखा गया है कोविरैप। और इस किट के माध्यम से रोगी से प्राप्त नमूनों के आधार पर मात्र 45 मिनट के भीतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आप कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव आपको पता चल जाएगा सिर्फ 45 मिनट के भीतर। और अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक इस टेस्ट किट का क्षेत्र काफी अधिक व्यापक है, जिसका अर्थ यह है कि कोरोना संक्रमण के अलावा इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, टीबी आदि रोगों का पता लगाने में भी सक्षम है यह कोविरैप। तो नाम मत भूलिएगा, किसने विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। 13वां क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार किसके प्रमुख कविता संग्रह है? दोस्तों यहां जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार यह रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख कविता संग्रह है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर हाल ही में सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 48वीं पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई। कब? तो कि 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था और इस साल हमारे यह राष्ट्र कवि की 48वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और दिनकर वीर रस के कवि थे। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार उनके प्रमुख कविता संग्रह थे। इमेज में आप पढ़िए, दिनकर की प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह
रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी, यह सभी कविता संग्रह किस कवि के हैं? रामधारी सिंह दिनकर के। और रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन भी याद रख लो। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के सिमरिया में। और कुरुक्षेत्र राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित तथा सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है, जिसका प्रकाशन सन 1946 में हुआ था। ओके, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है वनिता गुप्ता को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वनिता गुप्ता। इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की, जी हाँ, भारतीय मूल की अमेरिकी सिविल राइट्स अधिवक्ता वनिता गुप्ता को अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके साथ ही वे अमेरिकी न्याय विभाग के इस तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। और मैं आगे आपको बताऊं, वनिता गुप्ता ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की है और उन्हें वर्ष 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल और अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी किसको कहा जाता है? स्नो लेपर्ड की वैश्विक राजधानी कहा जाता है हेमिस को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेमिस। हेमिस कहां पर है? लद्दाख में अवस्थित है। तो हाल ही में पृथ्वी दिवस से कुछ दिन पहले एक हिम तेंदुए की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही थी और इसलिए मैंने सोचा कि आपको हिम तेंदुए के बारे में बता दूं। हिम तेंदुए का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा अनकिया। और हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी कहा जाता है लद्दाख के हेमिस को। और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें हिम तेंदुओं की अच्छी संख्या भी पाई जाती है। और हिम तेंदुए के बारे में आगे बताऊं तो हिम तेंदुए को IUCN की विश्व संरक्षण प्रजातियों की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि एक संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है यह स्नो लेपर्ड। और यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध किया गया है। और इसके तहत दोस्तों हमारे देश में हिमालय संरक्षण नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका मकसद है हिम तेंदुए को संरक्षित करना। तो यह अक्टूबर 2020 में हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक सामुदायिक स्वयंसेवक कार्यक्रम है। और दोस्तों मैं आगे आपको बताऊं तो अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र कहां स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है इंदौर में। यानी कि इंडिया का यह सबसे क्लीन सिटी है इंदौर, वहां पर यह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। हमने ऑफलाइन तरीके से रिप्ले भी कर दिया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है हितेश राठवा, सुलेंद्र नायक, संजय कुमार, कल्पेश सिंह चावड़ा और भरत। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है परमार जलपा, मित्तल दोंगा, हेतलबेन गमार, देवांग प्रजापति, सुमित्रा परमार, पिनाकिन चौधरी। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है RJ हंसा, प्रफुल्ल डोडिया, हर्षित मकवाना, संजय विंजुड़ा, नीनामा प्रकाश और पटेल उर्वशी। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। आज का क्वेश्चन क्या है? मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन सी वायु सबसे अधिक मात्रा में तकरीबन 96% में मौजूद है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि मंगल ग्रह पर कौन सी वायु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, सही ऑप्शन चुन लिया तो आंसर दीजिए। और आज का वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ
वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।